नमस्कार दोस्तों, आज आप फिर एक बार मेरे साथ हैं और मैं हूं धनेश कुमार पाराशर। आज अपन पढ़ने वाले हैं भारतीय कर प्रणाली। पिछली क्लासेस में अपन ने पढ़ रखा है इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। तो आज का अपना क्या टॉपिक है? भारतीय कर प्रणाली, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो दोस्तों अब बात आती है कि भारतीय कर प्रणाली कैसी है और बात है कि टैक्स होता क्या है, टैक्स लगाया किस पे जाता है, किसे आप टैक्स कहेंगे। तो मैं आपको एक टैक्स की शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन बता देता हूं कि टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली किसी भी सुविधा पे या फिर किसी भी वस्तु पे जो आपसे क्या लिया जाता है, जो आपसे राशि ली जाती है, वो क्या कहलाती है? टैक्स कहलाती है। और जो गवर्नमेंट टैक्स की राशि, जो टैक्स का अमाउंट लेती है, वो अमाउंट फर्दर आप में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। किसके थ्रू? उन सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए और उन सुविधाओं के और इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैक्स क्या होता है। क्लियर है? अब अपन आगे बात करेंगे कि टैक्स सिस्टम है क्या, भारतीय टैक्स, इंडियन टैक्स सिस्टम किस प्रकार का है। तो देखो मैं एक बार आपको बेसिक बता देता हूं कि टैक्स सिस्टम मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रगतिशील कर प्रणाली और एक होती है प्रतिगामी कर प्रणाली। एक तो क्या होती है? प्रगतिशील कर प्रणाली और एक क्या होती है? प्रतिगामी कर प्रणाली। मैं दोनों लिख देता हूं, प्रगतिशील कर प्रणाली और दूसरी है प्रतिगामी कर प्रणाली। अब अपन बात करते हैं कि इंडिया में कौन सी है। प्रगतिशील कर प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। और प्रतिगामी को क्या कहते हैं? रिग्रेसिव। ये तो क्या है? प्रोग्रेसिव है और ये क्या है? रिग्रेसिव। अब हम शॉर्ट में इनको समझते हैं कि ये दोनों चीजें हैं क्या और दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। तो सबसे फर्स्ट है प्रगतिशील कर प्रणाली। तो प्रगतिशील कर प्रणाली क्या होती है? प्रगतिशील कर प्रणाली में क्या होता है कि जैसे अगर बोला जाए, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स में क्या होता है? जैसे एक लिमिट है 2.5 लाख से 5 लाख टू 10 लाख एंड 10 लाख टू 50 लाख या फिर जो भी, या फिर अबव 50 लाख। तो इनमें क्या होता है? जैसे मान लिया जाए, अपन मान लेते हैं कि इसमें टैक्स रेट कितनी है कि भाई इसमें आपको 5% देना है और 0 से 2.5 तक क्या है? एग्जम्प्ट यानी 0%। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 0 से 2.5 लाख है तो अपन मान लेते हैं 0% दे रहे हैं। 2.5 से 5 है तो अपन ने मान लिया 5 है, 5% इंटरेस्ट रेट है, फिर मान लिया अपन ने 10 है और फिर मान लिया अपन ने 20 है। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टैक्स रेट है, ये जो सिस्टम हुआ, ये सिस्टम हुआ प्रगतिशील कर प्रणाली। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ रही है। तो अपन कह सकते हैं इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेट। इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेट, मतलब जितनी ज्यादा इनकम आपका टैक्स रेट उतना ही ज्यादा। तो ये जो कर प्रणाली होती है, ये कर प्रणाली कहलाती है प्रगतिशील कर प्रणाली या फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। अब अपन बात करते हैं प्रतिगामी कर प्रणाली की। प्रतिगामी कर प्रणाली क्या होती है? जैसा कि अभी अभी अपन ने समझा था, उसी माध्यम से अपन समझते हैं। प्रतिगामी कर प्रणाली में क्या होता है कि जो
कम, अगर आपकी इनकम कम है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स रेट। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ही कम क्या होगा, टैक्स रेट। जैसे अगर आपकी इनकम 50 लाख से अब है तो मान लिया कि आप सिर्फ 5% इनकम टैक्स दे रहे हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से 25 के बीच में है तो आप 15% दे रहे हैं, 10% दे रहे हैं मान लेते हैं। अगर आपकी इनकम 5 लाख टू 25 लाख है तो आप 20% दे रहे हैं। तो ये जो कर प्रणाली है, मतलब आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी टैक्स रेट उतना ही कम होगा। आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी टैक्स रेट उतना ही कम होगा। तो ये जो कर प्रणाली होती है, ये कर प्रणाली क्या कहलाती है, प्रतिगामी कर प्रणाली या फिर रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत में कौन सी कर प्रणाली चलती है इनकम टैक्स में, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, ना कि रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। तो अच्छे से समझ में आ गया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम और रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। अब बात अपन करते हैं कि रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, इसका क्या फायदा हुआ भाई, इसको इस हिसाब से रखने का क्या फायदा हुआ और ये कहां पे यूज में आती है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है, जैसे अमेरिका है, यूके है, तो इन कंट्रीज में जो डेवलप्ड है, जापान है, तो वहां पे क्या होता है, प्रतिगामी कर प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। जितने ज्यादा लोगों की जितनी ज्यादा इनकम होगी उन पे टैक्स रेट उतनी ही कम लगेगी। अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्या होता है। इससे फायदा ये होता है कि सभी लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा इनकम, आय बताने की कोशिश करते हैं, जिससे उन पे क्या कम लगे, टैक्स कम लगे। अब ज्यादा से ज्यादा इनकम कैसे बताएंगे, इससे क्या होगा, जो ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट है, अगर किसी के पास ब्लैक मनी है तो वो उसको छुपाने से अच्छा उसको बताना समझेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ब्लैक मनी को बता देगा तो उसके पास टैक्स कम देना पड़ेगा, और अगर वो ब्लैक मनी को नहीं बताएगा, मतलब वो अपनी इनकम कम बता रहा है, तो ऑब्वियस है उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इंडियन जो टैक्स सिस्टम है, प्रगतिशील कर प्रणाली, उसमें ये सुविधा नहीं है। तो प्रतिगामी कर प्रणाली और प्रगतिशील कर प्रणाली क्लियर हो गए आपके। वैसे ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक चीज बताई है, बाकी कर प्रणालियां और भी प्रकार की होती हैं, लेकिन आपके लेवल पे बस आपको इतना ही समझना काफी है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो टैक्स किस टाइप का होता है, मतलब किस टाइप से आप टैक्स को डिवाइड करोगे। तो टैक्स को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो। एक तो है कि टैक्स किस पे इंपोज हो रहा है, इसके बेसिस पे दो पॉइंट होते हैं। एक तो होता है करापात का बिंदु और एक होता है कराघात का बिंदु। इंपैक्ट ऑफ टैक्स किस पे है और इंपोज ऑफ टैक्स किस पे है। इंपोज ऑफ टैक्स क्या होता है? इंपोज ऑफ टैक्स होता है जिस पे टैक्स लगाया जाता है, वो तो क्या है, इंपोज पॉइंट ऑफ टैक्स। जैसे मैं कहूं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में इंपोज पॉइंट ऑफ टैक्स कौन है? कॉमन पीपल, जिसकी भी इनकम उस क्राइटेरिया में आ रही है, वो क्या है, वो क्या है, इंपोज टैक्स पॉइंट। ठीक है, जिस पे टैक्स इंपोज किया है। और इंपैक्ट किस पे पड़ा है? इनकम टैक्स की अगर अपन बात करें तो इंपैक्ट किस पे पड़ा है? इंपैक्ट भी उसी पे पड़ा है। तो इंपैक्ट और इंपोज दोनों पॉइंट एक ही है इनकम टैक्स की कंडीशन में। लेकिन अगर मैं बात करूं जीएसटी, जीएसटी की अपन एक सेपरेट क्लास लेंगे। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी में इनकम टैक्स जिस बंदे पे लग रहा है, वो जीएसटी में जीएसटी जिस बंदे पे लग रहा है। अब जीएसटी किस पे इंपोज होगा? जीएसटी कॉमन पीपल पे इंपोज थोड़ी है। जीएसटी किस पे इंपोज्ड है? जीएसटी इंपोज्ड है जो बिजनेस क्लास पीपल है या फिर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं।
तो जो सर्विस दे रहे हैं या फिर जो गुड्स की सप्लाई करते हैं, मतलब कि जो कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं बिजनेसमैन है। तो इंपोज ऑफ टैक्स किस पे हो रहा है? उस क्लास पे। इंपैक्ट ऑफ टैक्स किस क्लास पे हो रहा है? अब वो उन पे जीएसटी लग रहा है, लेकिन क्या जीएसटी वो खुद पे करते हैं? नहीं, उस जीएसटी का इंपैक्ट कॉमन पीपल पे होता है। तो इंपैक्ट ऑफ टैक्स और इंपोज ऑफ टैक्स, ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। हिंदी में इन्हें कहते हैं करापात, करापात बिंदु और कराघात बिंदु। कराघात बिंदु। करापात यानी कि किस पे इंपोज हो रहा है, और कराघात यानी किस पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो इन दोनों के बेसिस पे जो टैक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। टैक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो अपन देखते हैं इन दोनों के आधार पर टैक्स को किन दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अगर करापात का बिंदु और कराघात बिंदु एक हो, जैसे कि इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में क्या था? जिसपे कर आरोपित किया गया था, जिसपे टैक्स इंपोज किया गया था, इंपैक्ट भी उसी पे ही पड़ रहा था। तो ऐसा टैक्स जिसमें इंपैक्ट और इंपोज दोनों सेम ही पर्सन पर पड़े, तो वो कर कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर। कौन से होते हैं? प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स। और जिसमें करापात बिंदु और कराघात बिंदु, मतलब इंपैक्ट किस पे हो रहा है और इंपोज किस पे हो रहा है, जैसे जीएसटी, तो वो क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर। तो ये समझ में आ गया, करापात बिंदु और कराघात बिंदु के आधार पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब अपन एक बार थोड़ा सा इनको समझ लेते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। टेक्निकल टर्म में तो मैंने आपको समझा दिया कि जिसमें करापात बिंदु और कराघात बिंदु एक ही हो वो तो है प्रत्यक्ष कर, और जिसमें करापात बिंदु और कराघात बिंदु अलग अलग हो वो क्या है? अप्रत्यक्ष कर। अब अपन बात करते हैं प्रत्यक्ष कर। तो आप ऐसे समझिए, प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें आप सीधे गवर्नमेंट को क्या देते हैं? टैक्स देते हैं, कोई भी मिडिलमैन आपके बीच में नहीं आता। जैसे अपन बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स आप किसी पर्सन को थोड़ी देते हैं, आप सीधा किसको पे करते हैं? इंडियन गवर्नमेंट को। आप किसको पे करते हैं? सीधा इंडियन गवर्नमेंट को। आप कभी हाईवेज पे गए तो आपने टोल्स देखे होंगे, टोल टैक्स, ठीक है? तो जो आप टोल टैक्स देते हैं, तो टोल टैक्स भी कैसा टैक्स है? एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें भी आप टैक्स किसको देते हैं? डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है? अभी चर्चा में चल रहा है फास्टैग, ठीक है? फास्टैग। तो फास्टैग क्या है? फास्टैग क्या है? टोल टैक्स देने का एक न्यू मेथड है, जिसमें कौन सी टेक्नोलॉजी से? RFI, रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्निक से आप क्या कर सकते हो? अपना टोल कटवा सकते हो, ठीक है? अब तो ये अनिवार्य हो गया है। तो ये चीज समझ में आ गई कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसको आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को आप पे कर रहे हो, कोई भी आप बीच में दूसरे बंदे को पे नहीं कर रहे, तो वो टैक्स कौन सा होता है? इनकम टैक्स। और इसके एग्जांपल में क्या आ जाता है? इनकम टैक्स, टोल टैक्स, ठीक है? जीएसटी नहीं था उससे पहले, एंटरटेनमेंट टैक्स, लेकिन अब तो ये हट गए। अभी आप
रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो आप क्या पे करते हैं? स्टाम्प ड्यूटी। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी पे करते हैं। तो ये टैक्स कैसे हैं? ये टैक्स आते हैं डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें आप टैक्स सीधे गवर्नमेंट को पे ना करें। जैसे मैंने ये मार्कर खरीदा, तो इस मार्कर की जो मैंने प्राइस पे करी, जैसे मान लो ये 25 रुपए का मैंने खरीदा, तो अब मैंने जब इसके 25 रुपए पे किए तो मैंने इसमें बहुत सारे टैक्सेस दिए। मान लो इसमें जीएसटी लगा, और भी जैसे मान लो अभी जीएसटी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन नहीं होने से पहले इस पे वेट लगता था, इस पे सर्विस सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। अगर ये बाहर से इंपोर्ट हुआ है तो इस पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इस पे कस्टम ड्यूटी लगेगी और बहुत कुछ। तो ऐसे बहुत सारे जो टैक्स है जिसको आप सीधा गवर्नमेंट को ना देके आप किसको देते हो? किसी थर्ड पर्सन को देते हो। तो वो टैक्स कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आते हैं? सीएसटी। सीएसटी क्या है? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी हो गया, और क्या हो गया? वेट हो गया। ठीक है, वेट क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो ये टैक्स कौन से हो गए? इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये फंडा क्लियर है? तो ये अपन ने किस बेसिस पे समझा था? ये अपन ने समझा था करापात बिंदु और कराघात बिंदु के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, करापात बिंदु और कराघात बिंदु के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपन आगे देखेंगे कि अधिकार क्षेत्र के आधार पर। अधिकार क्षेत्र के आधार पर से क्या मतलब है? अधिकार क्षेत्र के आधार पर से मतलब है कि जो अपन टैक्स पे कर रहे हैं उस टैक्स पे अधिकार किसका है, उस टैक्स पे अधिकार किसका है। तो वो जो अधिकार क्षेत्र की बात आती है, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अपन बात कर रहे हैं अधिकार क्षेत्र के आधार पर। अधिकार क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, अधिकार क्षेत्र के आधार पर एक तो जिसमें अधिकार क्षेत्र में कौन हो? सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्रीय सरकार। तो उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे केंद्रीय कर। उसको अपन क्या कहेंगे? केंद्रीय कर। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? केंद्रीय कर। उसके बाद अगर अधिकार क्षेत्र में कौन है? राज्य, मतलब उस टैक्स को कौन लेता है? राज्य लेता है, तो अपन उसे क्या कहेंगे? राज्य कर। और अगर अपन मान ले कुछ ऐसे कर होते हैं जो कि केंद्रीय कर और राज्य कर से अलग होते हैं, मतलब न तो उनको केंद्र सरकार लेती है न उनको राज्य सरकार लेती है, वो उनको कौन लेता है? वहां की लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज में कौन आती है? लोकल बॉडीज में वहां की पंचायत आती है, वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आती है, म्युनिसिपल कम्युनिटी आती है। तो ये क्या है? नगर निगम है, नगर पालिका है, ये आती है। तो ये क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं स्थानीय कर। इन्हें क्या कहते हैं? स्थानीय कर। ठीक है, तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर कितने कर हो गए? केंद्रीय कर, राज्य कर, स्थानीय कर। अच्छे से समझ में आ गया? केंद्रीय कर कौन कौन से हो गए? जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, राज्य कर जिनको स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और स्थानीय कर
जिनको किसी पर्टिकुलर स्थान की, पर्टिकुलर एरिया की लोकल गवर्नेंस बॉडी जो है, लोकल गवर्नेंस बॉडी, चाहे वो वहां की पंचायत हो, चाहे वो वहां की नगर पालिका, नगर निगम हो, या फिर कोई भी वहां की लोकल बॉडी हो, वो जो टैक्स वहां के लोगों पे लगाती है वो वहां का क्या कहलाता है? स्थानीय कर कहलाता है। तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर केंद्रीय कर, राज्य कर और स्थानीय कर। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल की। केंद्रीय कर के एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, जैसे इनकम टैक्स, आयकर, ठीक है, इनकम टैक्स, आयकर, और क्या हो गया? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, इसके बाद एक्साइज ड्यूटी, तो ये कौन कौन से कर होते हैं? ये कौन कौन से कर होते हैं? केंद्रीय करों में आते हैं। अब बात आती है राज्य कर। ऐसे कर जिनको राज्य लेता है। अभी भी कुछ ऐसे क्या है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे क्या लगता है? वेट लगता है। और पहले जिन वस्तुओं पे, मतलब पहले जब जीएसटी आया नहीं था तो पहले तो वेट ही लगता था। जो वेट होता था, वेट कौन लेता था? कोई भी स्टेट लेता था, ठीक है। और एक्साइज ड्यूटी या फिर सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये कौन लेता था? ये स्टेट, ये सेंटर लेता था। तो वेट हो गया, ठीक है। वेट के बाद और स्टेट गवर्नमेंट क्या लेती है? स्टेट गवर्नमेंट आपका स्टांप ड्यूटी लेती है, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट और क्या लेती है? एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है, एंटरटेनमेंट टैक्स लेती है, ठीक है। तो ये जो टैक्स होते हैं, ये टैक्स कौन लेती है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और स्टेट गवर्नमेंट किस किस पे टैक्स लेती है? अल्कोहलिक जो बेवरेज होते हैं, मतलब जो शराब पर लगने वाला टैक्स, मदिरा पर, मदिरा पे लगने वाला कर, तो ये जो टैक्स होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होते हैं। ये टैक्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं स्थानीय कर की। अब स्थानीय कर नाम से ही पता है, लग रहा है स्थानीय कर है, तो ये जरूरी नहीं है पहली बात तो कि ये हर बॉडी मतलब इसको इंपोज करे ही करे। जैसे कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो कि नगर पालिका या नगर निगम द्वारा वहां के लोगों पे लगाए जाते हैं। जैसे अपन कह देते हैं डेवलपमेंट टैक्स, विकास कर, ठीक है। क्या होता है? विकास कर, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का डेवलपमेंट टैक्स, ठीक है। और क्या होता है? डेवलपमेंट टैक्स, ठीक है। और ग्रीन टैक्स, या फिर आपका जब बिल आता है, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखा करेंगे वहां पे कौन कौन से टैक्सेस और सेस लगे हुए होते हैं। टैक्सेस और सेस, अभी अपन जस्ट आगे समझने वाले हैं कि ये सेस क्या होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अधिकार क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के हुए? केंद्रीय कर, राज्य कर और स्थानीय कर। अब अपन बात करते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगता है, अधिभार जिसे हिंदी में कहते हैं।
अधिभार या उपकर। एक तो होता है उपकर, एक होता है अधिभार। तो आप हिंदी में अभी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगर मैं कहूं सेस, तो सेस को क्या कहते हैं? उपकर। मतलब टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स, मतलब टैक्स के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो तो क्या है? उपकर। और एक होता है सरचार्ज। ठीक है, एक क्या होता है? सरचार्ज। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज होता है अधिभार। अधिभार मतलब एक्स्ट्रा से उस पे क्या और डाल दिया? और भार डाल दिया, और बोझ डाल दिया। मतलब उस टैक्स रेट में और टैक्स रेट थोड़ी सी ऐड कर देंगे, तो वो तो क्या होता है? सरचार्ज। और अगर टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगा रहे हैं तो वो क्या होता है? सेस। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन सेस, एजुकेशन सेस। मतलब किसी बंदे ने 15% टैक्स दिया किसी चीज पे और कहा गया कि इस पे 2% आप क्या देना है? एजुकेशन सेस देना है। मतलब एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो सेस मांगा जाता है, सेस किस पे मांगा जाता है? सेस मांगने के लिए आपको कोई ना कोई क्या चाहिए होता है? उद्देश्य चाहिए होता है। सेस मांगने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कोई ना कोई उद्देश्य चाहिए होता है, कोई ना कोई ऐसा एम चाहिए होता है जिसके लिए आप सेस मांग रहे हो। जैसे ग्रीन सेस एनवायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए, या फिर एनवायरमेंट को बचाने के लिए। एजुकेशन सेस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो इस टाइप से आपका कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए, तो आप उस पे क्या ले सकते हो? सेस ले सकते हो। मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि 100 रुपए की कोई प्रोडक्ट है, उस पे 10% अगर टैक्स लग रहा है तो 100 का 10% कितना हुआ? 10 रुपए। 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, इस पे 10% टैक्स लगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पे 2% और सेस है, तो 2% क्या है? 2% इस 10% पे है। तो इस 10% की वैल्यू मतलब 10 रुपए पे वापस 2 रुपए का क्या लगेगा? वापस सेस लग जाएगा। तो कुल मिला के 100 के ऊपर अपन को 12 रुपए अलग से पे करने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? पूरी वैल्यू। तो 10 रुपए तो क्या हो गया? टैक्स हो गया, और 2 रुपए क्या हो गया? सेस हो गया। तो सेस का फंडा समझ में आ गया, सेस क्या होता है। और ऐसे ही होता है सरचार्ज। सरचार्ज को लगाने के लिए आपको कोई मतलब अलग से कोई मोटिव या एम नहीं चाहिए होता है। सरचार्ज गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे ये दोनों ही है जिनको अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन होती है। विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन के कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई बॉडी है वो अपने विवेक से, अपने स्वविवेक से इनको अप्लाई नहीं कर सकती। जैसे सरचार्ज है, अब सरचार्ज का एग्जांपल लेते हैं वापस। अपने पास वही 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और इस पे अगर 12% टैक्स लग रहा है, 12% टैक्स और लग रहा है, और मैं कहूं कि इस पे 1% क्या है? सरचार्ज है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सेस में तो क्या होता था? 100 का 12%, 12, 100 का 12%, 12। फिर इस 12 का क्या लगेगा? 1%। इस 12 का 1% क्या होगा? 0.12%। तो टोटल कितना हो गया? अलग। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज को हिंदी में कहते हैं अधिभार। मतलब ये इसमें प्लस हो जाती है, तो ये टोटल कितना लग जाएगा? 13%। मतलब 113 का टोटल प्रोडक्ट हो जाना है। तो ये चीज समझ में आ गई। ये चीज समझ में आ गई। और यहां पे अपन ने क्या बताया था कि भाई यहां पे 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 10% लगाया तो 10 रुपए हो गया। फिर इस पे 2% अपन ने एडिशनल लगाया तो इसका 2% कितना हो गया? 2 रुपए हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 112 रुपए। और यहां पे क्या था? यहां पे वही 100 रुपए था। सेम एग्जांपल लेते हैं, 10% और 2% क्या लगाया अपन ने? सरचार्ज लगाया। तो यहां तो फिर से यहां क्या हो जाएगा?
12%, तो 100 रुपए का 12% कितना हो गया? वही 112 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे तो सेम आ रहा है, लेकिन पॉइंट आप समझे कि यहां पे इस 10% पे 2%, 10% का 2% लगाए और यहां पे इस 100 का 12% लगाए, तो 100 का 12% 12 रुपए, और इस 100 पे 10% 10 रुपए, और इस 10 का 2% 2 रुपए। तो ये प्रोसेस समझ में आ गई सेस की और सरचार्ज की। क्लियर है? अब अपन बात करते हैं आगे कि टैक्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स की। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? डायरेक्ट टैक्स की। और डायरेक्ट टैक्स में सबसे फर्स्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स या आयकर, इनकम टैक्स या आयकर। तो आयकर क्या होता है? आयकर क्या होता है? अगर आपकी इनकम एक लिमिट के बाद, जैसे अभी वर्तमान में वो लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपए। अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको एक फिक्स अमाउंट उसमें से गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ता है। तो ये जो जमा करवाई गई राशि है ये इनकम टैक्स कहलाता है। तो ये चीज समझ में आ गई। इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स जो आप आपकी इनकम पर गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हो। अपन क्या पढ़ रहे हैं पहले? डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स क्या होता है? जिसको आप गवर्नमेंट को अपनी इनकम पर डायरेक्ट पे करते हो। तो ये क्या हो गया? आयकर हो गया। अब अपन आयकर की बात करते हैं कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और उसके बावजूद ये क्वेश्चन आ सकता है। ये अगर आपका डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होता है एसएससी में, उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में आ सकता है कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री होने के बावजूद इसमें जो टैक्स पेयर्स हैं वो सिर्फ कितने हैं? इसकी पॉपुलेशन के 3.5% इनकम टैक्स पेयर्स हैं। तो इनकम टैक्स पेयर्स की इतनी कम, अब तो हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते जो भारत का टैक्स पेयरिंग पीपल है वो बहुत कम है। टिप्पणी कीजिए। तो इस पे टिप्पणी का क्या कारण हो सकता है? भारत में टैक्स पेयर सिस्टम कम क्यों है? तो भारत में क्या है, लोगों की क्या मेंटेलिटी होती है कि ये इनकम हमारी है, मेहनत हमने करी है, कमा हम रहे हैं, तो पे गवर्नमेंट को क्यों करें? तो ये मेंटेलिटी है। इस कारण से जो टैक्स पेयर है वो इंडिया में सिर्फ कितने हैं? 3.5%। तो ये मेंटेलिटी क्या है? ये मेंटेलिटी गलत है। क्यों गलत है ये मेंटेलिटी? ये मेंटेलिटी इसलिए गलत है क्योंकि आप कमा रहे हैं, आप सब कुछ जो काम कर रहे हैं इसके लिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी सुविधाएं हैं, ये सब आपको कौन प्रोवाइड करवा रहा है? ये आपको आपका देश प्रोवाइड करवा रहा है। मान लो आप किसी गरीब देश में पैदा होते, आप मान लो किसी कोई गरीब कंट्री है, जिबूती में पैदा हुए या फिर कांगो में पैदा हुए, तो ये ऐसी सूडान या फिर मेडागास्कर ऐसी कंट्रीज में पैदा हुए जहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, जहां पे आप कमा ही नहीं सकते, तो आप कैसे अपनी इनकम करोगे? तो आप अपनी इनकम जब कर ही नहीं पाओगे तो आप टैक्स क्या दोगे? तो इसीलिए कहा जाता है। और हाँ, वहां पे आप में कितना ही हुनर हो, ऐसी कंट्रीज में आपके पास कितना ही हुनर हो, आप वहां पे नहीं कमा सकते। और जबकि कई होती है डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे अमेरिका, तो अमेरिका है, जापान है, यूके है, तो यहां पे ऐसी कंट्रीज है। इन कंट्रीज में एक जो बिल्कुल वहां का लोअर क्लास बंदा होता है, बिल्कुल गरीब बंदा होता है, उसकी मंथली इनकम भी लाखों में होती है। क्यों?
क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है और उस कंट्री के अकॉर्डिंग उसकी इनकम एक नॉर्मल इनकम है। तो अब समझ में आ गया कि इनकम टैक्स हमें क्यों पे करना चाहिए, और इनकम टैक्स पे करना क्या है, हमारी लायबिलिटी है। तो इनकम टैक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद है गिफ्ट टैक्स। ठीक है, गिफ्ट टैक्स ये भी इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है। अब अपन फटाफट समझेंगे ये सभी टैक्सेस को। ठीक है, इनमें से बहुत से टैक्स हैं जो तो आपके जीएसटी आने के बाद हट भी गए। तो गिफ्ट टैक्स क्या होता है दोस्तों? भारतीय कानून के अनुसार अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर का 50,000 रुपए से ऊपर का क्या एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। मान लो आपके किसी सगे संबंधी ने आपको क्या दिया, हार दिया, हीरो का हार दे दिया और उसकी कॉस्ट आ गई 80,000, तो उस हार के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको आपकी इनकम में ऐड करके क्या देना पड़ेगा, उपहार कर देना पड़ेगा। ठीक है, गिफ्ट टैक्स देना पड़ेगा। और एक और चीज है दोस्तों इसमें, अगर आपको गिफ्ट आपका कोई रिलेटिव दे रहा है, आपका कोई क्लोज रिलेटिव दे रहा है, तो आपको उस गिफ्ट पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही गिफ्ट आपका कोई पड़ोसी देता है, आपका कोई जान पहचान का देता है, या फिर आपका कोई दोस्त देता है, तो आप पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो भारतीय जो कानून है उसके अनुसार जो गिफ्ट टैक्स है वो किस पे लगेगा, जब मतलब भारतीय कानून ये सोचता है कि अगर आपको कोई गिफ्ट देगा तो वो आपका परिवार का ही कोई सदस्य दे सकता है। अगर अन्य कोई वो सदस्य देगा और 50,000 से ऊपर का कोई गिफ्ट दे रहा है, मान लो आपको किसी ने क्या दे दिया, आपको कोई आपका मित्र है, बड़ा ही क्लोज है, उसने आपको एक फ्लैट दिला दिया, तो ये जो फ्लैट दिला दिया तो आपको वो तो सारे टैक्स देगा, वो तो देगा ही, बाकी के अदर टैक्सेस जो लग रहे हैं, लेकिन वो घर आपके आने के बाद, आपके पास आने के बाद आपको वो टैक्स में, इनकम टैक्स में आपके में ऐड करके आपको गिफ्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो गिफ्ट टैक्स समझ में आ गया, गिफ्ट टैक्स क्या है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर। निगम कर या कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों का जो एनुअल प्रॉफिट होता है, उन कंपनियों की जो एनुअल इनकम होती है, उस एनुअल इनकम का कुछ परसेंटेज उन्हें इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और वो जो इंडियन गवर्नमेंट को देते हैं टैक्स, वो होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट में से, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रॉफिट में से या अपनी इनकम में से जो टैक्स गवर्नमेंट को देती है, वो टैक्स क्या होता है? कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, तो निगम कर समझ में आ गया, निगम कर क्या होता है। अब इसके बाद अपन चलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स या फिर पूंजी, इसे कहते हैं पूंजी लाभ कर। अभी अपन समझेंगे कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर। कैपिटल गेन टैक्स या पूंजी लाभ कर। ठीक है, आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। आपने आज की तारीख में एक घर खरीदा, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए, उसकी कीमत है 20 लाख रुपए। अब आपने वो घर खरीद लिया और धीरे धीरे समय गुजरता गया। समय गुजरने के साथ साथ सीधी सी बात है,
उस घर की क्या होती गई, वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब 5-6 साल बाद आपके मन में विचार आया, आपको पैसों की जरूरत पड़ी, तो आपके मन में विचार आया क्यों ना अपने उस घर को बेच दिया जाए। तो आप अपने उस घर को जब बेचने गए तो आपको उसकी कीमत मिली 27 लाख रुपए। तो आपने इसको खरीदा कितने पे, 20 लाख पे। अब आपको कितने मिल रहे हैं, 27 लाख रुपए। मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, 7 लाख रुपए का। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये हुआ है कैपिटल गेन टैक्स। तो अब इस वैल्यू पे जो आप टैक्स देंगे तो ये टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब बात आती है कैपिटल गेन क्या है। तो कैपिटल होती है पूंजी। कैपिटल क्या होती है, पूंजी। मतलब आपकी कोई भी संपत्ति, धन या फिर मकान, दुकान, मशीन, कार, कुछ भी। तो ये, या फिर आपके, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म में बात करूं, अगर आप शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं, डिविडेंड्स हैं आपके पास, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, या फिर आपके पास गोल्ड है, व्हाटएवर है, उससे जो प्राइस बढ़ने से, उनकी जो प्राइस बढ़ने से जो आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट पर जो लगने वाला टैक्स है वो है कैपिटल गेन टैक्स। जैसे मान लो आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करें। अब आपने जब वहां पर किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज करें और 1 महीने बाद ही उन शेयर्स के प्राइस हो गए डबल। अब मान लो आपने शेयर खरीदे थे 40,000 रुपए के और अब उन शेयर्स की कीमत हो गई 80,000 रुपए। तो आपको प्रॉफिट कितना हो गया एकदम से, 40,000 का। तो इस 40,000 रुपए पे जो आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करोगे वो टैक्स होता है कैपिटल गेन टैक्स। अब बात आती है, कैपिटल गेन टैक्स भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे कि मैंने लास्ट वाला एग्जांपल दिया कि आपने खरीदे, क्या, शेयर खरीदे और 1 महीने बाद ही क्या हुआ, उनकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनकी कीमत हो गई 80,000 40 से। तो एक शॉर्ट टर्म में इसमें ये कहा जाता है कि आप 12 महीने से कम में, मतलब 1 साल के भीतर में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी कैपिटल पे तो वो क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए आप किसी चीज को होल्ड करते हो, या फिर जैसे घर है, आपने कोई घर खरीदा या फिर आपके सोने के गहने आपने खरीदे, आप उसको 3-4 साल बाद बेच रहे हो, तो वो चीज क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन टैक्स अच्छे से समझ में आ गया। कैपिटल गेन टैक्स क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले इनकम टैक्स पढ़ लिया, इनकम टैक्स के बाद गिफ्ट टैक्स पढ़ लिया, गिफ्ट टैक्स के बाद कॉर्पोरेट टैक्स पढ़ लिया, और कॉर्पोरेट टैक्स के बाद अपन ने क्या पढ़ा, कॉर्पोरेट टैक्स के बाद अपन ने पढ़ा कैपिटल गेन टैक्स। तो ये आपके मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं। तो ये आपके मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स है जो कि आप गवर्नमेंट को सीधा ही पे करते हो। अब अपन दोस्तों बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। अब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से, जिनको अपन डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करते और किसी मिडिल मैन के थ्रू अपन, तो मतलब किसी थर्ड पर्सन को देते हैं और वो थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को देता है। मतलब इंपैक्ट ऑफ टैक्स कौन है, अपन है, इंपोज ऑफ टैक्स कोई दूसरा पर्सन है। अपन टैक्स दे रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को, इंपोज उस पे हुआ है और वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है। तो
सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे सेंट्रल एक्साइज टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो वर्तमान में तो ये हट चुका है जब से क्या है, जीएसटी आया है, लेकिन अपन को थोड़ा सा समझना इसको भी जरूरी है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नाम से ही पता लग रहा है उत्पाद शुल्क। तो भारत में, भारत की सीमाओं के भीतर जितनी भी वस्तुएं क्या होती है, उत्पादित होती है, उन पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो क्या कहलाता है, सेंट्रल एक्साइज टैक्स। जैसे जितनी भी चीजें उत्पादित हुई, चाहे वो फसल उत्पादित हुई, चाहे वो कोई वस्तु उत्पादित हुई, लेकिन कौन सी वस्तुओं को कौन सी फसलों को छोड़ के जो नशीली जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली जो फसलें होती हैं, जैसे शराब है, तंबाकू है, गांजा है, इसकी जो फसलें हैं, या फिर जो शराब है, गुड्स में शराब और फसलों में तंबाकू और गांजा, इस पे जो टैक्स है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती। इस पे कौन सा लगता है, इस पे वेट लगता था और अभी भी वेट ही लगता है, जो कि किसके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है। और ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ये सेंटर को मिलने वाला टैक्स था, जो कि इन नशीली वस्तुओं और फसलों पे छोड़ के जितने भी भारत की सीमाओं के अंतर्गत मिलने वाले जो पैदा होने वाले जो उत्पाद हैं उन पे लगता था क्या, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के बाद अपन बात करते हैं सर्विस टैक्स की। अपन बात करते हैं सर्विस टैक्स या सेवा कर, सेवा कर या सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स तो बात करते हैं, अब इसका थोड़ा सा अपन को इतिहास जानना जरूरी है, सर्विस टैक्स। क्योंकि क्या हुआ, भारत में जो सर्विस सेक्टर है, भारत में सर्विस सेक्टर का उदय हुआ था 1994-95 में। कब हुआ था, 1994-95 में। उससे पहले कोई भी ऑर्गेनाइज्ड सर्विस सेक्टर नहीं था। सर्विस सेक्टर तो बहुत सारे थे। सर्विस सेक्टर क्या होता है कि आप कोई भी सेवा दे रहे हैं, ठीक है, तो सर्विस सेक्टर तो पहले भी था, सर्विस सेक्टर तो शुरू से ही चला आ रहा है। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सर्विस सेक्टर है वो सबसे पहले किस में आया, 1994 टू 95 में। और इसमें मतलब थे तो यहां पे भी पहले, लेकिन उनको सर्विस सेक्टर में डाला गया, उन पे सर्विस टैक्स लगाया गया। और वो सर्विस सेक्टर कौन कौन से थे, वो सर्विस सेक्टर 3 कौन कौन से थे, वो सर्विस सेक्टर 3 थे, टेलीफोन, बीमा और शेयर मार्केट। कौन कौन से थे, शेयर मार्केट, टेलीफोन और बीमा। तो ये जो 3 सर्विस सेक्टर थे वो 1994-95 में पहली बार उन पे क्या लगाया, सर्विस टैक्स लगाया। मतलब सर्विस प्रोवाइड करवाने पर,
सर्विस प्रोवाइड करवाने पर जो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है वो टैक्स क्या होता है? सर्विस टैक्स। जैसे कि मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे आप किसी होटल में रुकने गए, आपने वहां पर मान लो कोई खाना पीना नहीं खाया, आप सिर्फ किसी 5 स्टार होटल में गए, 5 स्टार होटल में आपने नाइट स्टे किया, आपने वहां पे कुछ चीज नहीं खरीदी, तो आपको उन्होंने आपको क्या दी? उन्होंने आपको सर्विस दी, आपको सेवा दी, वहां पर रुकने की सेवा दी, ठीक है। तो आपने उसके लिए 2000, 3000, 4000 जितना भी आपने वहां पे उसका रेंट दिया होटल का, आप वहां पर रुके, तो वो जो रेंट दिया उस रेंट में आपका सर्विस टैक्स ऐड होता है। तो वो सर्विस टैक्स आपने किसको दिया? होटल को दिया। और होटल वो सर्विस टैक्स किसको पे करेगा? होटल वो सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो सर्विस टैक्स का फंडा समझ में आ गया। लेकिन अभी तो क्या है? अभी आपका जीएसटी आ गया। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इंटीग्रेटेड नेचर का है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर्विस टैक्स समझ में आ गया। अब सर्विस टैक्स के बाद है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। सीमा शुल्क, ठीक है। कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। अब ये क्या होता है? ये आपने बड़ा फेमस सुना होगा, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर होता है, ऐसे ही क्या होता है, एक पोस्ट होती है कस्टम इंस्पेक्टर की भी, ठीक है। जैसे एयरपोर्ट्स पे या फिर जो हार्बर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, उन पे क्या होता है, जब जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होता है, ठीक है, या तो वो उसका आयात किया जा रहा है या उसका निर्यात किया जा रहा है, उस टाइम पे दो देशों के बीच में, जब दो देशों के बीच में क्या हो रहा हो, गुड्स की सप्लाई हो रही हो, तो उस टाइम पे जो टैक्स लगता है वो क्या होता है? कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। आपने सुना होगा बहुत बार एयरपोर्ट्स पर क्या होता है, लोग सोने की तस्करी करके लेके आते हैं। अब वहां पे तस्करी वर्ड क्यों यूज में लिया जाता है? अब वो ऐसा थोड़ी है वहां जहां से खरीद के लेके आए वहां से चोरी करके लेके आए, नहीं, वहां से वो खरीद के लेके आए हैं, लेकिन भारत में आके वो क्या नहीं देना चाहते? कस्टम ड्यूटी नहीं देना चाहते, सीमा शुल्क नहीं देना चाहते, इसलिए वो उसको क्या करके छुपा के लेके आते हैं, और छुपा के लेके आते हैं इसलिए कहा जाता है सोने की तस्करी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर वो सीमा शुल्क नहीं देंगे मतलब उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, और गवर्नमेंट को टैक्स दिए बिना ही वो उसको इस्तेमाल में लाना चाहते हैं। तो सीमा शुल्क समझ में आ गया, मतलब बाहर से, विदेश से कोई वस्तु आ रही है और वो क्या है, उस पे टैक्स लगाया जा रहा है, तो वो जो टैक्स उस पे लगाया जा रहा है भारतीय बाजार में, वो है कस्टम ड्यूटी या सीमा शुल्क। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपन किस में चल रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में। अब अपन बात करते हैं सीएसटी की, सेंट्रल सेल्स टैक्स या केंद्रीय बिक्री कर। केंद्रीय बिक्री कर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मतलब जब आप कोई वस्तु को सेल कर रहे हो, जब आप कोई वस्तु को सेल कर रहे हो तो उस टाइम पे जो टैक्स आपका लग रहा है, तो वो टैक्स क्या है? आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स।
क्या है वो आपका सेंट्रल सेल्स टैक्स। मान लो कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री मालिक है, उसने पूरा प्रोडक्शन कर लिया और अपने गुड्स को अब वो मार्केट में बेचने जा रहा है। तो उसके जो बेचने पर, मान लो उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो 100 रुपए के प्रोडक्ट में उसको एक फिक्स अमाउंट, जैसे मान लो 10% है तो 10% उसको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। फिर वो आगे कहां पे चले गई, किसी रिटेलर के पास। अब रिटेलर उसे होलसेलर के पास चले गई, वो होलसेलर किसी रिटेलर को बेचेगा। तो होलसेलर जब रिटेलर को बेचेगा तो वापस सेलिंग करेगा, तो उस पे वापस क्या लगेगा, सेल्स टैक्स लगेगा। तो ये क्या है, सेंट्रल सेल्स टैक्स या केंद्रीय बिक्री कर, जो कि किस पे लगता है, केंद्र या दो राज्यों के बीच में, केंद्र या दो राज्यों के बीच में जब क्या होता है, गुड्स की सप्लाई होती है। जैसे दिल्ली से माल हरियाणा जा रहा है या हरियाणा से राजस्थान आ रहा है, मतलब दो राज्यों के बीच में ट्रेड हो रहा है, ऐसे नहीं इंटर स्टेट ट्रेड नहीं सॉरी इंटर स्टेट ट्रेड नहीं, इंट्रा स्टेट ट्रेड। जब दो राज्यों के बीच में या केंद्र और राज्य के बीच में क्या हो, ट्रेड हो, तो वहां पे क्या लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। तो मेरे ध्यान में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, CST आज का अपना पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज अपन ने ये जितने भी टैक्स पढ़े, इनमें से कई टैक्स ऐसे हैं जो कि GST आने के बाद हट चुके हैं, और कई टैक्स ऐसे हैं जो कि GST आने के बाद उनका जितना एरिया GST कवर करता है वहां तक हट चुके हैं, और जितना एरिया GST कवर नहीं करता है वहां तक बचे हुए हैं। तो अपना आज इंडियन टैक्स सिस्टम का मोस्ट ऑफ द पार्ट हो चुका है। अब अपने दो टॉपिक बचे हैं और दोनों ही मेन हैं। एक तो है वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, मूल्य संवर्धित कर, और एक है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दोनों अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, आज अपन ने इंडियन टैक्स सिस्टम के बारे में पूरा डीप में पढ़ा कि कैसे जो इंडियन टैक्स सिस्टम है उसको कैसे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसको अपन अधिकार क्षेत्र के आधार पर केंद्रीय कर, राज्य कर और स्थानीय करों में डिवाइड करते हैं, और कैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, जो कि आप मॉल्स वगैरह में जैसे कोई फिल्म देखने गए, ये क्या है, एंटरटेनमेंट। किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए तो आप क्या देते हैं, एक एंटरटेनमेंट टैक्स देते हैं। आप एक टिकट खरीदते हैं तो वो टिकट में क्या होता है, आपका एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, उसमें ही सबमर्ज्ड होता है। अब जैसे एक होता है लग्जरी टैक्स, ये भी क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है। तो ये सब क्या है, ये सब GST आने के बाद अब बिल्कुल हट चुके हैं। एक होता है लॉटरी पे और सट्टेबाजी पे लगने वाला कर, ये भी अब GST आने के बाद हट चुका है। तो ये जो सारे जो टैक्स सिस्टम है, इंडियन टैक्स सिस्टम, ये अपन ने आज की क्लास में पढ़े। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।